सो व्हाट इज एक्चुअली पेमेंट? पेमेंट को अगर आप डिफाइन करें प्रॉपरली तो पेमेंट को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि पेमेंट इज ए structure which actually separates the tires of a payment tires of a vehicle from the underlying foundation material। कहना क्या चाह रहा है कि भाई पेमेंट वो स्ट्रक्चर है जो किसी भी व्हीकल के टायर के सरफेस को या बॉटम को फाउंडेशन मटेरियल से सेपरेट करता है। कैसे सेपरेट करता है? फॉर एग्जांपल ये कोई भी टायर है, ठीक है, कोई भी गाड़ी है उसका टायर है, ठीक है, तो ये उसका सरफेस कोर्स हो गया, किसी भी पेमेंट का सरफेस कोर्स हो गया। उसके नीचे जो है वो ये सब ग्रेड कोर्स होगा जिसके नीचे ये सॉइल मटेरियल होगा, ठीक है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर बिटवीन द सब ग्रेड सॉइल एंड द टायर ऑफ अ पर्टिकुलर व्हीकल, दैट structure will be called as this whole structure will be called as the payment। मीन्स कि भाई पेमेंट वो स्ट्रक्चर है जो टायर को इस सबग्रेड सॉइल से सेपरेट करता है। इस तरीके से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो पेमेंट इज द स्ट्रक्चर व्हिच सेपरेट द टायर्स ऑफ व्हीकल फ्रॉम द अंडरलाइन फाउंडेशन मटेरियल। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो कि भाई पेमेंट इज ए स्ट्रक्चर और हार्ड सरफेस व्हिच प्रोवाइड्स पाथ टू द पैसेंजर एंड फ्रेट ट्रांसपोर्ट। ये भी आप बता सकते हो कि भाई एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो आपको पाथ प्रोवाइड करता है किसी भी फ्रेट ट्रांसपोर्ट के लिए या जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके लिए। किसी भी तरीके से आप पेमेंट को आप डिफाइन कर सकते हो। डिफरेंट डेफिनेशन हो सकते हैं पेमेंट के। बेस्ट डेफिनेशन ये है आपका, पेमेंट इज स्ट्रक्चर व्हिच सेपरेट्स द टायर्स ऑफ व्हीकल्स फ्रॉम द अंडरलाइन फाउंडेशन मटेरियल। ये इसका थोड़ा और कॉन्सेप्ट है, आगे चलते जाएंगे तो आपको मैं बताता जाऊंगा। The underlying foundation material is generally the soil, but it may be structural concrete or steel based deck, different depends upon the situation। जो अंडरलाइन मटेरियल हो सकता है, मींस पेमेंट के नीचे जो मटेरियल हो सकता है वो डिफरेंट हो सकते हैं। वो सॉइल भी हो सकता है, आपका कंक्रीट मटेरियल भी हो सकता है, स्टील बेस्ड डेक स्लेब भी हो सकता है। जैसे आपका जो ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर अगर आप पेमेंट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो पहले डेक स्लेब होगा, उसके ऊपर आप फ्लेक्सिबल पेमेंट या रिजिड पेमेंट कंस्ट्रक्ट करते हो। जैसे जो ब्रिजेस वगैरह होते हैं उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ओके, देयर आर एक्चुअली थ्री टाइप्स ऑफ पेमेंट्स। टाइप्स ऑफ पेमेंट यहाँ पर दो लिखे हुए हैं लेकिन देयर आर एक्चुअली थ्री टाइप्स ऑफ पेमेंट। एक है फ्लेक्सिबल पेमेंट, सेकंड है रिजिड पेमेंट एंड थर्ड इज दी सेमी रिजिड पेमेंट। Now, flexible payment क्या है? Flexible payment is a layered system payment which has low flexural strength। फ्लेक्सिबल पेमेंट्स आर दी ब्लैक टॉप पेमेंट्स। जो भी आप रोड पे चढ़ोगे और वहाँ पर ब्लैक टाइप पेमेंट्स आपको दिखाई देंगे, वो टाइप ऑफ पेमेंट्स आर कॉल्ड एज द फ्लेक्सिबल पेमेंट। द पेमेंट्स व्हिच आर कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग द बिटुमेन एज अ बाइंडिंग मटेरियल, उनको हम कहते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट। यहाँ पर एक और चीज़ है, which has a low flexural strength। The type of payment which has a low flexural strength। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, the strength of any material under bedding or strength of structure under bedding। के कितना स्ट्रेंथ है किसी भी स्ट्रक्चर को में कि वो बेंडिंग को रेजिस्ट कर सके, उसको कहते हैं फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए कह रहा है कि उसका लो फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ होता है, मीन्स उसके जो रेजिस्टेंस टू द बेंडिंग है वो कम होता है। और रिजिड पेमेंट के लिए बोल रहा है कि इट हैज स्लैब एक्शन एंड पोजेसेस हाई फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ। इसका हाई फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ होता है। अब लो फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर अगर कोई भी टायर आ गया, कोई भी गाड़ी मूव कर रही है उसका टायर यहाँ पर पड़ा, यहाँ पर टायर पड़ेगा तो ये फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा बेंड होता है, फ्लेक्स होता है या बेंड होता है। यहाँ पर जैसे टायर टायर का सरफेस है नीचे जैसे टच होता है तो यहाँ पर थोड़ा इसमें बेंडिंग आती है, थोड़ी बेंडिंग आती है, आप विजुअली ऑब्जर्व नहीं कर सकते लेकिन बेंडिंग आती है यहाँ पर। इसलिए कहते हैं कि फ्लेक्सिबल पेमेंट फ्लेक्सेस और बेंड्स व्हेन इट इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय द लोड, एक्चुअली द लोड ऑफ टायर। क्योंकि व्हीकल का लोड होता है, व्हीकल का लोड टायर पे आता है, फिर टायर का लोड जो होता है वो पेमेंट पे आता है। तो टायर जहाँ पर भी पड़ता जाता है वहाँ फ्लेक्सिबल पेमेंट है वो क्या होता जाता है, बेंड होता जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका कहते हैं इट हैज़ लो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, क्योंकि जैसे ही लोड आती है तो वहाँ पर वो फ्लेक्स होता जाता है या बेंड होता जाता है।
और जो रिजिड पेमेंट होता है उसका सरफेस बिल्कुल रिजिड होता है, कंक्रीट स्ट्रक्चर का होता है, और वो जो है वो बेंड नहीं होता, इसलिए उसे कहते हैं इट हैज़ अ हाई फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ। और एक और चीज़ जिसका लो फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ है फ्लेक्सिबल पेमेंट का, उस वहाँ पर आपको ज़्यादा कंफर्ट महसूस होगा बनस्पत रिजिड पेमेंट के। आप जब खैरपुर से रानीपुर की तरफ मूव करते हो, जाते हो, ट्रेवल करते हो, तो वहाँ पर दोनों टाइप ऑफ पेमेंट कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। एक रिजिड पेमेंट भी कंस्ट्रक्ट किया हुआ है और जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है वो भी है। मीन्स ब्लैक टॉप पेमेंट भी है और ग्रे टॉप पेमेंट भी है। ग्रे टॉप पेमेंट आर कॉल्ड एज द रिजिड पेमेंट which are constructed of cement concrete materials. सो वहाँ पर जैसे ही आप ट्रेवल करोगे, फ्लेक्सिबल पेमेंट पे ट्रेवल करोगे, तो आपको बिल्कुल कंफर्ट महसूस होगा, आपको कोई भी वाइब्रेशन महसूस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप रिजिड पेमेंट की तरफ चलोगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी महसूस होगा और वहाँ पर आपको थोड़े वाइब्रेशंस टाइप भी महसूस होंगे कि गाड़ी ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन फ्लेक्सिबल पेमेंट में गाड़ी ऊपर नीचे होता हुआ आपको महसूस नहीं होगा, वहाँ पर आपको बिल्कुल स्मूथ ड्राइव फील होगी। वो इसलिए होती है कि जैसे ही टायर जो है उससे सरफेस टच होता है वो थोड़ा फ्लेक्स होता है। फ्लेक्स होने के बाद जैसे टायर मूव होता जाता है, वो जो फ्लेक्स्ड फ्लेक्स्ड पोर्शन है वो बाउंस बैक होता जाता है। अच्छा, ये मैंने आपको ये तो बता दिया कि जैसे ही टायर यहाँ पर इसके ऊपर पड़ता है, यहाँ पर इस जगह पर पड़ता है, तो वो बेंड हो जाता है। लेकिन टायर जैसे ही दूसरी जगह पर मूव होता जाता है, तो ये पिछला पोर्शन वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करता जाता है। टायर यहाँ पर पड़ा तो यहाँ पर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आई, फ्लेक्स हुआ, बेंड हुआ। उसके बाद जैसे ही टायर दूसरी जगह पर में मूव हुआ, तो ये जो पोजीशन है ये वापस बाउंस बैक हो गया। तो इतना बाउंस बैक नहीं होता, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल बाउंस बैक होता है। वो इसीलिए होता है ताकि फ्लेक्सिबिलिटी दे, इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल पेमेंट कहा जाता है। ओके, दैट वाज लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट। एक और टाइप ऑफ पेमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज द सेमी रिजिड पेमेंट। अब सेमी रिजिड पेमेंट कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है? सेमी रिजिड पेमेंट में क्या होता है कि हम सबसे पहले फ्लेक्सिबल पेमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसमें हम 4% एयर वाइड्स छोड़ते हैं। नॉर्मल फ्लेक्सिबल पेमेंट जो ग्रे टाइप ब्लैक टाइप पेमेंट होता है उसमें 4% एयर वाइड छोड़ते हैं। लेकिन सेमी रिजिड पेमेंट में जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें पहले हम फ्लेक्सिबल पेमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन उस फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो एयर वाइड्स छोड़ते हैं हम, वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं 30 to 35%। 30 to 35% अप्रोक्सीमेटली हम एयर वाइड्स छोड़ते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक सीमेंट स्लरी प्रोजेक्ट प्रिपेयर करते हैं, और ये जो 30 to 35% एयर वाइड्स होते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट में, उसमें हम सीमेंट स्लरी इंजेक्ट कर देते हैं या पोर कर देते हैं। उस टाइप ऑफ पेमेंट को कहा जाता है दी सेमी रिजिड पेमेंट। कि एक फ्लेक्सिबल पेमेंट आपने कंस्ट्रक्ट किया, उसके ऊपर फिर जो कंक्रीट मटेरियल है या सीमेंट कंक्रीट मटेरियल है, सीमेंट स्लरी मटेरियल है, वो आपने पोर कर दिया। उस टाइप को ऑफ पेमेंट को कहा जाता है सेमी रिजिड पेमेंट। द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड सम हाउ द रिजिड पेमेंट, उसको कहा जाता है सेमी रिजिड पेमेंट। खैर, अभी तक आपको बस फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट के बारे में पता होना चाहिए। दिस इज दी रिजिड पेमेंट, दिस इज दी फ्लेक्सिबल पेमेंट। ये जो आपको कंक्रीट स्लेब दिखाई दे रहा है, इस टाइप ऑफ पेमेंट को हम रिजिड पेमेंट कहते हैं, ग्रे टाइप पेमेंट। और ये ब्लैक टॉप पेमेंट आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज दी फ्लेक्सिबल पेमेंट। ये एक और फिगर है, दिस इज द फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड दिस इज दी रिजिड पेमेंट। रानीपुर से ये खैरपुर वाला रोड है, उसमें भी ऐसे कंस्ट्रक्ट किया गया है, लेकिन यहाँ पर मीडियन वगैरह नहीं है। ऐसे दो पोर्शन आपको दिखाई देंगे, एक पोर्शन पे आपको इस तरफ से फ्लेक्सिबल पेमेंट है, उस तरफ से रिजिड पेमेंट आपको दिखाई देगा। खैर, फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट ऐसे होते हैं। ब्लैक टॉप पेमेंट आर कॉल्ड एज द फ्लेक्सिबल पेमेंट, ये देखें ब्लैक टॉप पेमेंट है। और जो ग्रे टाइप पेमेंट्स होते हैं वो दैट आर कॉल्ड एज द रिजिड पेमेंट, ये देखें ग्रे टाइप पेमेंट है, ग्रे टॉप पेमेंट। Okay, this is the actually cross section of flexible payment and cross section of rigid payment. Flexible payment में flexible payment को हम layered system payment कहते हैं। layered system, proper layered system payment। उसमें क्या होता है, हम सबग्रेड पहले
बिछाते हैं होता है, उसके ऊपर फिर सब बेस मटेरियल रखते हैं, सबग्रेड बिछाते हैं, उसके बाद सब बेस देते हैं। वो ऑप्शनल होता है, डिपेंड करता है सबग्रेड की क्वालिटी पे। सबग्रेड अगर स्मूथ है और हार्ड सरफेस है उसका, तो फिर सब बेस हम रिमूव कर देते हैं, डायरेक्टली बेस कोर्स बेस कर देते हैं। ओके, सबग्रेड के बाद सब बेस आ जाता है, उसके बाद हम बेस कोर्स बिछाते हैं और उसके बाद सरफेस लेते हैं। जो सरफेस कोर्स कंस्ट्रक्ट एसफाल्टिक दी ओके, सरफेस कोर्स किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है? एसफाल्ट मिक्स जो होता है उससे हम बिटुमिनस मटेरियल से हम सरफेस कोर्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद जो बेस कोर्स होता है वो फाइनर एग्रीगेट्स का कंस्ट्रक्ट किया जाता है। फाइनर एग्रीगेट, बट इतने भी फाइन नहीं होते, फाइनर एग्रीगेट्स होते हैं। उसके बाद जो सब बेस कोर्स होता है वो कोर्सर एग्रीगेट का कंस्ट्रक्ट किया जाता है। आप 16 वालों का जो 16 वालों के नोट्स हैं आपके पास, हाईवे एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग के, उसमें आप देखोगे क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट उन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें स्कोर कोर्स को उन्होंने डॉटेड लाइन से शो और जो बेस कोर्स है उसको फाइनर एग्रीगेट से शो किया है, और जो सब बेस कोर्स है उसको कोर्सर एग्रीगेट से शो किया है, और जो सबग्रेड मटेरियल है उसको उन्होंने लाइनिंग से शो किया हुआ होगा। ये मैंने उनको बनवाया था, आप भी उसको देख लें। और अगर मैं बोलूँ पेपर में कि ड्रा क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, तो उस तरीके से आप ड्रा कर सकते हो। ठीक है, बाकी रिजिड पेमेंट की तरफ आते हैं। तो रिजिड पेमेंट में लाजमी है सबग्रेड सॉइल होता है, उसके बाद सब बेस कोर्स हम पिछाते हैं, बट दैट इज ऑप्शनल। सब बेस कोर्स भी इसमें जो रिजिड पेमेंट होता है उसमें ऑप्शनल होता है। फिर हम बेस कोर्स बिछाते हैं और उसके बाद कंक्रीट स्लेब देते हैं। इसमें भी ऐसे समझो कि 4 लेयर, 3 लेयर तो मिनिमम होते ही होते हैं, सब ग्रेड लेयर, उसके बाद बेस कोर्स लेयर और कंक्रीट स्लेब लेयर। लेकिन सब बेस कोर्स लेयर होता है वो डिपेंड करता है कि सब ग्रेड की क्वालिटी कैसी है। सब ग्रेड की क्वालिटी बिल्कुल वीक होगी तो फिर हम सब बेस कोर्स ऑप्शनल प्रोवाइड कर देते हैं। ये दोनों क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट हैं, ये आप लोग बना देना अपने जो कॉपीज अगर बार प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर, नहीं तो जो 16 वालों के नोट्स हैं वहाँ पर देख लेना। उनका comparison, the difference between the flexible payment and rigid payment. First difference is the flexible payment have the low flexural strength and rigid payment have more flexural strength. ये पहले मैं आपको बता के आया हूँ flexural strength का मतलब क्या है और low flexural strength का मतलब क्या है और high flexural strength या more flexural strength का मतलब क्या है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, सेकंड पॉइंट की तरफ। लोड इज ट्रांसफर्ड बाय ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट। जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसमें लोड ट्रांसफर होता है ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट। कैसे ट्रांसफर होता है ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट? भाई सरफेस यहाँ पर फॉर एग्जांपल किसी भी टायर का लोड आ गया, ठीक है, यहाँ पर हमने एक टायर बना दिया, टायर का लोड आ गया। अब क्या हो जाएगा, इस टायर का लोड आएगा सरफेस कोर्स पे। सरफेस कोर्स पे जो भी मटेरियल है, सरफेस कोर्स में जो भी मटेरियल पड़ा हुआ है उसके ग्रेन्स पे लोड आएगा। ठीक है, यहाँ पर सरफेस कोर्स के ग्रेन्स पे लोड आ गया। उसके बाद क्या होगा, सरफेस कोर्स के ग्रेन से फिर बेस कोर्स के ग्रेन्स तक या एग्रीगेट तक लोड ट्रांसफर होगा। फिर क्या हो जाएगा कि बेस कोर्स के एग्रीगेट से सब बेस कोर्स के एग्रीगेट्स तक लोड ट्रांसफर होगा या मटेरियल तक लोड ट्रांसफर होगा। फिर सब बेस से सबग्रेड तक लोड ट्रांसफर होगा। ठीक है, इसीलिए इसमें कहा जाता है फ्लेक्सिबल पेमेंट में ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर ऑफ लोड। टायर्स के लोड से सरफेस कोर्स के मटेरियल तक लोड आया, फिर सरफेस कोर्स के मटेरियल से बेस कोर्स के मटेरियल, फिर बेस कोर्स से सब बेस कोर्स के मटेरियल के ऊपर, और फिर सब बेस कोर्स से सबग्रेड के मटेरियल के ऊपर लोड आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक मज़े की बात है कि लोड ट्रांसफर जो मैकेनिज्म जो होता है वो दैट इज़ लाइक अ साउंड वेव। जो साउंड वेव होता है ना, उस जैसा इसका लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट में। कैसे कि फॉर एग्जांपल आप साउंड कोई भी निकालते हो, आवाज़ निकालते हो, तो आपके करीब जो भी बंदा बैठा होता है उसको सबसे ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद जो आपसे एक थोड़ा दूर होता है उसको कम सुनाई देती है, और बहुत दूर होता है उसको बिल्कुल कम सुनाई देती है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाता है
कि लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म लाइक अ ट्रायंगल बन जाता है। कैसे बनता है, यहाँ पर मैं आपको शो करके दिखाऊं। ये ऐसे लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म शो बन जाता है इस तरीके से। इसका मतलब क्या है कि जो टायर का लोड है वो सरफेस कोर्स पे सबसे ज़्यादा लोड है, और फिर सरफेस कोर्स से जो लोड ट्रांसफर होता है वो बेस कोर्स पे थोड़ा कम लगता है, बेस कोर्स पे कम लगता है, और फिर बेस कोर्स से जो सब बेस कोर्स पर लोड लगता है वो और ज़्यादा कम लगता है, और सब बेस कोर्स से फिर सबग्रेड पर तो जो लोड ट्रांसफर होता है वो बिल्कुल ही कम होता है, उतना होता है जितनी सबग्रेड की बेयरिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, समझो इस बात को समझना कि सबग्रेड पे उतना ही लोड ट्रांसफर होता है, इतना ही स्ट्रेस ट्रांसफर होता है जितना वो बियर कर सके, जितनी उसकी बियरिंग कैपेसिटी होती है। इसलिए ये जो थिकनेस होता है वो डिज़ाइन करते हैं हम, सरफेस कोर्स से लेकर सब बेस तक का जो थिकनेस है वो इसलिए ही डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम इतना सफिशेंट थिकनेस दें कि सरफेस कोर्स से जो सबग्रेड तक लोड ट्रांसफ़र हो वो सफिशेंट हो, और सबग्रेड की बीयरिंग कैपेसिटी जितनी जितना ही लोड ट्रांसफर करें उससे ज़्यादा नहीं, अगर उससे ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, सबग्रेड का सॉइल जो है वो फेल हो जाएगा। इस तरीके से कहा जाता है कि लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म ऑन अ पर्टिकुलर फ्लेक्सिबल पेमेंट इज जस्ट लाइक अ साउंड वेव। स्ट्रेस ऑन द टॉप इज मैक्सिमम, स्ट्रेस ऑन द base course is lesser than the surface course, and stress on the subbase is lesser than the base course, and stress on subgrade is lesser than the upper courses, and that is approximately equal or less than the bearing capacity of subgrade cell। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि लाजमी है, सरफेस कोर्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो क्या करते हैं, सरफेस कोर्स का जो मटेरियल होता है वो हाई क्वालिटी मटेरियल हम रखते हैं, इसलिए इसको बिट्यूमेन के साथ ट्रीट करते हैं। ट्रीट करके फिर यहाँ पर सरफेस कोर्स में एक एग्रीगेट और बिट्यूमेन को का मिक्सचर बना के हम सरफेस कोर्स में रखते हैं। और बेस कोर्स का में जो स्ट्रेस आता है वो कम आता है, तो फिर बेस कोर्स में लोअर क्वालिटी मटेरियल रखते हैं, और सब बेस में बिल्कुल भी कम आता है तो वहाँ पर लोअर क्वालिटी मटेरियल, उससे भी लोअर क्वालिटी मटेरियल रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सरफेस कोर्स होता है उसमें हम हायर क्वालिटी मटेरियल रखते हैं क्योंकि वहाँ पर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होता है, सरफेस में स्ट्रेस ज़्यादा होता है। ठीक है भाई, यहाँ पर दो चीज़ें मैंने आपको बताई, एक तो ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफ़र वाली बात, और दूसरा लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज्म। ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफ़र mechanism occurs in this flexible payment, and also load transfer mechanism of flexible payment is just like a sound wave। ओके, सेकंड पॉइंट था ये, लोड इज ट्रांसफर्ड बाय ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट। और उसके बाद सेकंड पॉइंट का इसका रिजिड पेमेंट का है, नो सच फिनोमेना ऑफ ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफर एग्जिस्ट बिकॉज डायरेक्टली जो लोड आता है वो स्लेब पे आता है, कंक्रीट एक स्लेब होता है ना, कंक्रीट स्लेब होता है इसका रिजिड पेमेंट का, उसके ऊपर डायरेक्ट लोड पड़ता है। Okay, third point is surfacing cannot be laid directly on the subgrade, but a subbase is needed. If subgrade is of poor quality, then we definitely need a subbase in the flexible payment। लेकिन जो rigid payment होता है उसमें हम सब बेस को ऑप्शनल रखते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल रखते हैं। सरफेस कैन बी डायरेक्टली लेड ऑन द सबग्रेड, अगर सबग्रेड आपका बेड क्वालिटी का है तो हम डायरेक्टली बेस कोर्स रखते हैं, और बेस कोर्स के बाद कंक्रीट स्लेब रख देते हैं। वो जो बेस कोर्स होता है वो एक्चुअली वर्क करता है एज अ सब बेस कोर्स। फोर्थ इज नो थर्मल स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड इन द फ्लेक्सिबल पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट में क्या करते हैं हम, 4% एयर वॉइड्स छोड़ते हैं। अगर 4% हम एयर वॉइड्स छोड़ते हैं तो वहाँ पर कोई भी थर्मल स्ट्रेसेस इंड्यूस नहीं होते। हालांकि उसके बरक्स जो रिजिड पेमेंट होता है उसमें थर्मल स्ट्रेसेस इंड्यूस होते हैं, क्योंकि कंक्रीट मटेरियल है और कंक्रीट स्ट्रक्चर्स जो भी होते हैं उसमें थर्मल स्ट्रेसेस इंड्यूस होते हैं। अच्छा, जहाँ पर थर्मल स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड होते हैं वहाँ पर हमें लाजमी एक्सपेंशन जॉइंट्स देना पड़ता है अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है, और जहाँ पर नहीं होते तो वहाँ पर हम एक्सपेंशन जॉइंट्स नहीं देते। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है नो थर्मल स्ट्रेसेस आर इंड्यूस सो एक्सपेंशन जॉइंट्स आर नॉट नीडेड। एंड यहाँ पर है रिजिड पेमेंट में कि थर्मल स्ट्रेसेस आर इंड्यूस सो एक्सपेंशन जॉइंट्स आर नीडेड। ठीक है भाई। उसके बाद सिक्स पॉइंट है कि भाई डिज़ाइन लाइफ ऑफ द फ्लेक्सिबल पेमेंट इज 10 to 15 ईयर्स एंड रिजिड पेमेंट इज 20 to 30 ईयर्स।
7th point is initial cost of construction is low. इनिशियल कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज लो। ये जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसका इनिशियल कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन लो होता है, लेकिन जो मेंटेनेंस कास्ट होता है उसका बहुत हाई होता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल पेमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रेसेस आ जाते हैं, फेल्यूर्स आ जाते हैं, बहुत जल्दी फेल्यूर्स आ जाते हैं। उसके बरक्स अगर रिजिड पेमेंट को देखा जाए तो उसकी इनिशियल कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हाई है, लेकिन मेंटेनेंस कास्ट बहुत लो होती है। अप्रोक्सीमेटली बोला जाता है कि भाई कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिड पेमेंट इज 11 टाइम्स ग्रेटर देन द फ्लेक्सिबल पेमेंट। तकरीबन 11 टाइम्स ग्रेटर होता है। मतलब कि अगर 1 किलोमीटर फ्लेक्सिबल पेमेंट 1 करोड़ में बन रहा है, तो वही 1 किलोमीटर रिजिड पेमेंट का 11 करोड़ में बनेगा। मीन्स रिजिड पेमेंट, कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिड पेमेंट इज 11 टाइम्स ग्रेटर देन द फ्लेक्सिबल पेमेंट। खैर ये होता है कि रिजिड पेमेंट एक दफ़ा कंस्ट्रक्ट हो गया तो वो मेंटेनेंस बार बार नहीं मांगता और उसमें डिस्ट्रेसेस भी बहुत कम होते हैं और वो हेवी लोड भी बियर कर जाता है, इसलिए रिजिड पेमेंट अक्सर बनाया जाता है। और जो ये रानीपुर से लेकर खैरपुर तक का रोड है, वहाँ पर 2 टाइप ऑफ पेमेंट बनाए गए ना, फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट। इनके कंस्ट्रक्ट करने का मकसद भी यही था कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में लो लोड व्हीकल, जो लाइट लोड व्हीकल्स हैं वो ट्रेवल करें, और जो रिजिड पेमेंट है उसमें हेवी लोड व्हीकल्स ट्रेवल करें। इसीलिए ये दोनों बनाए गए थे कि भाई कार हैं, बस हैं, छोटे बस हैं या वैगन हैं, वो फ्लेक्सिबल पेमेंट पे ट्रेवल करें, और जो ट्रेलर्स हैं, हेवी लोडेड व्हीकल्स हैं, वो रिजिड पेमेंट पे ट्रेवल करें। इसलिए ये दोनों टाइप ऑफ पेमेंट बनाए गए थे। ओके, 9th पॉइंट इज रोड कैन बी यूज्ड फॉर ट्रैफिक विद इन 24 आवर। जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसका रोड बनने के बाद 24 घंटे में आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो रिजिड पेमेंट होता है उसको तकरीबन 14 दिन रखते हैं इसको यूज़ करने में, बिकॉज वो दैट नीड्स 14 डेज ऑफ क्यूरिंग, मिनिमम 14 डेज ऑफ क्यूरिंग। वो 28 डेज ऑफ क्यूरिंग भी हो सकती है, मिनिमम इट नीड्स 14 डेज ऑफ क्यूरिंग। ये दोनों में डिफरेंस है कि अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट बनाते हो तो 24 घंटे के बाद आप उसके ऊपर ट्रैफिक छोड़ सकते हो, लेकिन जहाँ पर रिजिड पेमेंट बना रहे हो तो उसको 14 दिन के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा, क्यूरिंग करनी पड़ेगी उसको। कंक्रीट ने प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन किया उसके बाद आप उसको ट्रैफिक के लिए खोल सकते हो। ओके, 10th पॉइंट इज डैमेज्ड बाय ऑयल एंड सर्टेन केमिकल्स। जो ये फ्लेक्सिबल पेमेंट कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो बिट्यूमिनस मटेरियल से किया जाता है, और बिट्यूमिनम जो होता है वो ऑयल और दूसरे केमिकल से इफेक्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इसलिए फ्लेक्सिबल पेमेंट इज डैमेज्ड बाय the oil and certain chemicals, but the rigid payment cannot be damaged by oil and other chemicals। उसमें कोई भी ऐसा मटेरियल यूज नहीं होता जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो। बिट्यूमिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है ना, तो इसलिए वो ऑयल और सर्टेन केमिकल से डैमेज हो जाता है। ओके, दीज वर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेमेंट और द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पेमेंट। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं और मेजर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं किसी भी पेमेंट के। फर्स्ट इज इट शुड बी साउंड इनफ टू सपोर्ट द व्हील लोड इम्पोज्ड ऑन इट फ्रॉम ट्रैफिक मूविंग ओवर इट। मतलब कि भाई कैरेक्टरिस्टिक का ट्रैफिक पेमेंट का मतलब है कि पेमेंट कंस्ट्रक्ट करो तो उसमें कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि भाई इट शुड बी साउंड इनफ टू सपोर्ट द व्हील लोड इम्पोज्ड ऑन इट फ्रॉम ट्रैफिक मूविंग ओवर इट। कि भाई इतना साउंड हो, इतना स्ट्रांग हो कि वहाँ पर उसके ऊपर जो ट्रैफिक मूव करे तो उसका लोड इजीली बियर कर सके, उसका लोड इजीली रेजिस्ट कर सके। Second point is it should be thick enough to distribute the external loads and stresses on the earth and subgrade so it can be safely bear it। जो मैंने लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म वाली बात की कि भाई थिकनेस ऑफ द पेमेंट हम इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं कि इजीली लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, कहाँ तक, रिजिड सबग्रेड पर, कि सबग्रेड की जितनी भी बियरिंग कैपेसिटी है, जितना बियर कर सके लोड उतना ही उसके ऊपर लोड आए। इसी तरीके से हम थिकनेस को हम इनफ थिकनेस रखते हैं, डिज़ाइन करते हैं ताकि सब ग्रेड सेफली बियर कर सके। इट शुड प्रोवाइड कंफर्ट टू द रोड यूज़र एट हाई स्पीड भी रोड यूज़र को कंफर्ट प्रोवाइड करे, बिल्कुल। इट्स द सरफेस ऑफ द पेमेंट शुड हैव एडिक्वेट रफनेस टू प्रिवेंट स्किडिंग ऑफ द व्हीकल्स। इतना रफनेस होना चाहिए कि वो कोई भी गाड़ी स्किड ना हो जाए या कोई भी गाड़ी स्लिप ना हो जाए, पर यहाँ पर स्किड वर्ड सूट करता है, स्लिप इज समथिंग एल्स। कोई भी गाड़ी स्किड ना हो जाए।
अच्छा, ये बात आप याद रख रहे हैं, जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसमें जो स्किड रेजिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है, और जो रिजिड पेमेंट होता है उसमें स्किड रेजिस्टेंस कम होती है। सरफेस ऑफ रिजिड पेमेंट इज स्मूथर देन दी फ्लेक्सिबल पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट का स्किड रेजिस्टेंस अच्छा होता है। कोई भी पूछे आपको आपसे तो आपको ये याद होनी चाहिए बात। सरफेस शुड बी impervious, ठीक है। द पेमेंट शुड हैव लॉन्ग लाइफ एंड कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इट एनुअली शुड बी लो। ये उसका जो लाइफ होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, मेंटेनेंस कॉस्ट कम आनी चाहिए एनुअली। इट शुड प्रोवाइड अ हार्ड वेयरिंग सरफेस सो दैट द एवरीडिंग एक्शन ऑफ व्हील्स डज नॉट डैमेज इट। उसका जो वियरिंग सरफेस है, सरफेस कोर्स है, टॉप सरफेस कोर्स है, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसके ऊपर जो व्हील्स की मूवमेंट है, बार बार रिपीटेशन ऑफ व्हील्स आ रहा है, रिपीटेशन ऑफ लोड आ रहा है, उसको इजीली बियर कर सके। एब्रेशन एक्शन जिसे कहते हैं, एब्रेडिंग एक्शन या एब्रेशन एक्शन। एब्रेशन एक्शन इज द रेजिस्टेंस टू द वियरिंग एक्शन, एंड वियरिंग एक्शन इज द रिपीटेशन ऑफ continuous repetition of loads on that particular point। एक ही पॉइंट में कंटिन्यूस रिपीटेशन ऑफ लोड्स हो, कंटिन्यूस रिपीटेशन ऑफ टायर्स हो, मूवमेंट ऑफ टायर हो, तो एब्रेशन फोर्सेस जनरेट होते हैं, वीयरिंग फोर्सेज जनरेट होते हैं, और उसको रेजिस्ट करने के लिए फिर हमें जो वीयरिंग कोर्स होता है, टॉप सरफेस कोर्स होता है, उसको हमें स्ट्रांग बनाना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड अ हार्ड वीयरिंग सरफेस। कोई भी आप रोड का कंस्ट्रक्ट करो तो उसका वीयरिंग सरफेस कोर्स हार्ड होना चाहिए, so that abrasion actions या abrasion actions of wheels do not damage it। व्हील्स जो बार बार उसके ऊपर आ रहे हैं किसी भी रोड सरफेस में, वो उसको डैमेज ना करें, ठीक है। दीज वर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्टिकुलर पेमेंट। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट और टाइप्स ऑफ रिजिड पेमेंट पे। टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करें तो तीन टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट है। एक होता है कन्वेंशनल लेयर्ड फ्लेक्सिबल पेमेंट, दूसरा होता है फुल डेप्थ एसफॉल्ट पेमेंट, और तीसरा होता है कंटेंट रॉक एसफॉल्ट पेमेंट। रॉक एसफॉल्ट मेड्स एक्चुअली CRM। फर्स्ट इज कन्वेंशनल फ्लेक्सिबल पेमेंट। कन्वेंशनल फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होता है कि नॉर्मल फ्लेक्सिबल पेमेंट जैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वही फ्लेक्सिबल पेमेंट को हम कन्वेंशनल फ्लेक्सिबल पेमेंट कहते हैं। उसमें क्या होता है, जो टॉप सरफेस मटेरियल है वो हाई क्वालिटी का रखा जाता है, और जो बॉटम मटेरियल्स हैं वो लो क्वालिटी के रखे जाते हैं। सिंपल जो मैंने आपको बताया था कि सरफेस कोर्स होता है वो हाई क्वालिटी का होता है, बिकॉज हाई क्वालिटी मटेरियल का कंस्ट्रक्ट किया जाता है ताकि जो उसके ऊपर स्ट्रेस है वो सबसे ज़्यादा आता है, उसके ऊपर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा आता है, इसलिए उसको हाई क्वालिटी मटेरियल से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। लेट मी चेक द रिकॉर्डिंग इज कंटिन्यूअस और नॉट। ओके। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप ऑफ पेमेंट है दैट इज़ दी फुल डेप्थ एसफॉल्ट पेमेंट। फुल डेप्थ एसफॉल्ट पेमेंट में क्या होता है कि जो उसका टोटल पेमेंट होता है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं हम एसफॉल्टिक मटेरियल से, एसफॉल्ट मिक्स मटेरियल से। उसमें हम कोई भी एग्रीगेट, डायरेक्ट एग्रीगेट या ग्रेनुलर एग्रीगेट नहीं प्लेस करते, डायरेक्टली हम बिट्यूमिनस मटेरियल प्लेस करते हैं। हमें देखिए लिखा हुआ ना, फुल डेप्थ एसफॉल्ट पेमेंट आर कंस्ट्रक्टेड बाय प्लेसिंग बिट्यूमिनस लेयर्स डायरेक्टली ऑन दी सॉइल सबग्रेड। सॉइल सबग्रेड के डायरेक्टली हम सॉइल मटेरियल, बिट्यूमिनस मटेरियल हम प्लेस कर देते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है फुल डेप्थ एसफॉल्ट पेमेंट। पूरे थिकनेस पूरा थिकनेस पेमेंट का बिट्यूमिनस मटेरियल से कंस्ट्रक्ट किया गया हो। कंटेंट रॉक एसफॉल्ट मेट्स की बात करें तो कंटेंट रॉक एसफॉल्ट मेट्स होते हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं इस तरीके से कि बीच में एक लेयर हम एग्रीगेट का इस तरीके एग्रीगेट का प्लेस करते हैं, बाकी उसके ऊपर लेयर होता है वो फ्लेक्सिबल बिटुमिनस मटेरियल का होता है, और उसके नीचे एक और मटेरियल होता है जो बिटुमिनस मटेरियल का होता है। मतलब कैसे, सब ग्रेड के ऊपर बिटुमिनस लेयर का मटेरियल डाल दिया, उसके बाद फिर ओपन ग्रेडेड एग्रीगेट का मटेरियल डाल दिया, उसके फिर ऊपर हमने बिटुमिनस मटेरियल डाल दिया। उनको हम कहते हैं कंटेंट रॉक एस्फॉल्ट मेट्स एक्चुअली, CRAM। Contained rock asphalt mats are constructed by placing dense open graded aggregate layers in between two asphalt layers। दो asphalt layers के बीच में एक हम ओपन ग्रेडेड एग्रीगेट का लेयर प्लेस कर देते हैं।
ठीक है, ये 3 मेजर टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट है। कन्वेंशनल, जो नॉर्मल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, फुल डेप्थ एसफॉल्ट पेमेंट जिसमें टोटली बिटुमिनस मटेरियल से ले करते हैं, और कंटेंट रॉक एसफॉल्ट मेट्स जिसमें हम बीच में 2 बिटुमिनस मटेरियल वाले कोर्स के बीच में एक एग्रीगेट कोर्स वाला लेयर, एग्रीगेट लेयर प्लेस कर देते हैं। ये हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट के टाइप्स। अच्छा, दिस इज दी क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। इसमें दो दो चीज़ें नोट करने वाली है। एक चीज़ तो ये नोट करने वाली है, लोड ट्रांसफर, लोड इज ट्रांसफर्ड बाय ग्रेन टू ग्रेन कंटेंट। ये लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म यहाँ पर शो कर रहा है, जो मैंने वहाँ पर आपको पहले ही बता दिया था। सरफेस कोर्स से बेस कोर्स के ऊपर, बेस कोर्स से फिर सब ग्रेड के ऊपर लोड ऐसे ट्रांसफर होता है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं इस क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट के पेमेंट पे। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट में सरफेस कोर्स दिखा रहा है, बाइंडर कोर्स, बेस कोर्स, सब बेस कोर्स, कॉम्पैक्टेड सब ग्रेड ईटीसी सारे कोर्सेज दिखा रहा है। ठीक है। और यहाँ पर रेंजेस बता रहा है कि सरफेस कोर्स की मैक्सिमम थिकनेस हम कितनी रखते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम थिकनेस। बाइंडर कोर्स की कितनी मैक्सिमम थिकनेस रखते हैं, बेस कोर्स की कितनी रखते हैं, सब बेस की, और कॉम्पैक्टेड सब ग्रेड की, और नेचुरल सब ग्रेड की। नेचुरल सब ग्रेड तो कितना भी हो सकता है। तो इनके जो थिकनेसेस हैं वो नॉर्मल बता रहा है यहाँ पर। सरफेस कोर्स की बता रहा है कि भाई 25 to 50 मिलीमीटर हम अप्रोक्सीमेट रखते हैं। 25 मिलीमीटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 इंचेस, मीन्स 1 to 2 इंचेस हम सरफेस कोर्स रखते हैं, 2 to 4 इंचेस तकरीबन हम बाइंडर कोर्स रखते हैं। इस तरीके से आप ये देख लें। 100 to 300 मिलीमीटर बेस कोर्स रखते हैं, सब बेस कोर्स 100 to 300 मिलीमीटर, एंड 300 मिलीमीटर आई थिंक इज इक्वल टू 1 फीट, एक्चुअली 30 सेंटीमीटर 1 फीट के बराबर होता है। ठीक है। सो ये भी आप लोगों को याद होने चाहिए कि मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है किसी भी कोर्स का, किसी भी कोर्स के थिकनेस का। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर नोट करने की है, यहाँ पर 3 चीज़ें गिवन हैं। एक यहाँ पर प्राइम कोड, सील कोड एंड टेक कोड, ये 3 पैरामीटर्स गिवन है। ये आपके कमीशन के एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राइम कोड क्या है, टेक कोड क्या है, सील कोड क्या है। ठीक है, ये प्राइम कोड हो गया, ये प्राइम कोड के बारे में यहाँ पर इशारा कर रहा है। यहाँ पर टेक कोड के बारे में इशारा कर रहा है, और यहाँ पर सील कोड के बारे में इशारा कर रहा है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें क्या हैं, देखो नेक्स्ट स्लाइड, हाँ नेक्स्ट स्लाइड में गिवन है। अच्छा, प्राइम कोट जो होता है दैट इज द कोट ऑफ बिट्यूमिन, एक्चुअली द लिक्विड बिट्यूमिन या heated bitumen sprinkle over the particular pavement when you have to bind the non-bituminous material या non-bituminous course and a bituminous course। समझो, थोड़ा समझने की कोशिश करो, थोड़ा समझने की बात कोशिश करना कि प्राइम कोट आप लोगों ने देखा होगा जब कोई भी फ्लेक्सिबल पेमेंट कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है, तो वो जो होते हैं ना बिट्यूमिन को हीट करके उसके ऊपर स्प्रिंकल कर रहे होते हैं। वो जो स्प्रिंकल है ना, स्प्रिंकलिंग है, वो एक्चुअली कोट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कोट दे रहे होते हैं। ठीक है, 3 टाइप ऑफ कोट देते हैं वहाँ पर, प्राइम कोट, टेक कोट और सील कोट। जो प्राइम कोट स्प्रिंकल करते हैं वो करते हैं तब जब उनको किसी भी एग्रीगेट कोर्स और दी बिटुमिनस कोर्स को मिलाना हो, एग्रीगेट कोर्स और बिटुमिनस कोर्स को मिलाना हो, तो वहाँ पर वो प्राइम कोट देते हैं। उसके बाद दूसरा है टेक कोड। टेक कोड तब प्रोवाइड करते हैं जब उनको 2 बिट्यूमिनस कोर्सेज को मिलाना हो, 2 बिट्यूमिनस मटेरियल वाले कोर्सेज को मिलाना हो, उनको ज्वाइन करना हो। ठीक है। सील कोड क्या होता है, सील कोड जब पूरा पेमेंट कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, सरफेस कोर्स भी कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है, तो उसके ऊपर हम टॉप सरफेस में एक कोट देते हैं, एक लेयर बिछाते हैं जो उस पेमेंट को सील कर देता है। उस लेयर को या उस कोट को, टॉप सरफेस कोट को हम कहते हैं सील कोट। ठीक है। प्राइम कोट हो गया बिटवीन टू नॉन बिटुमिनस मटेरियल व्हेन यू हैव टू व्हेन यू हैव टू join one non bituminous material and one bituminous material। दो, अगर नॉन बिट्यूमिनस मटेरियल हो एक और एक बिट्यूमिनस मटेरियल का कोर्स हो, उन दोनों को ज्वाइन करने के लिए जो कोड काम आता है उसको कहते हैं प्राइम कोड। टेक कोट होता है जब आपको 2 बिट्यूमिनस मटेरियल को ज्वाइन कराना हो या उनको बाउंड कराना हो। और सील कोट होता है जो टॉप सरफेस पे कोटिंग हम प्रोवाइड करते हैं, उनको उसको कहा जाता है दी सील कोट। ठीक है। यहाँ पर ये सेम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं सील कोट, टेक कोट और प्राइम कोट के बारे में। सील कोट इज द थिन सरफेस ट्रीटमेंट यूज
टू वाटरप्रूफ द सरफेस लेयर। सील कोट टॉप सरफेस कोट होता है जो सरफेस को सील करने के लिए, वाटरप्रूफ बनाने के लिए और स्किड रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए काम आता है। इसको आप खुद पढ़ लेना, सील कोट, टेक कोट और प्राइम कोट को। यहाँ पर देखें, ये प्राइम कोट है और ये सील कोट है। टॉप सरफेस कोट जो है इसको हम कहते हैं सील कोट। ये जो टॉप सरफेस कोट इन्होंने प्रोवाइड किया ये सील कोट है। यहाँ पर देखें ये मशीन है, ये मशीन कोटिंग बनाता हुआ जा रहा है, ये मशीन यहाँ पर सील कोट करता हुआ जा रहा है, दे रहा हुआ है, स्प्रिंकल करता हुआ जा रहा है। तो इस कोट को हम कहते हैं सील कोट। प्राइम कोट इज एक्चुअली बिटवीन दी प्राइम कोट, ये कोट है यहाँ पर जो कोटिंग किया हुआ है इसको हम प्राइम कोट कहते हैं। ये देखें, ये देखें, ये नॉन बिटुमिनस मटेरियल है और ये बिटुमिनस मटेरियल है। इन दोनों को कंबाइन करने के लिए यहाँ पर कोट प्रोवाइड किया गया है, उस कोट को कहते हैं डी प्राइम कोट। लेकिन अगर यहाँ पर इस लेयर के ऊपर एक और बिटुमिनस मटेरियल हमें देना होगा तो फिर यहाँ पर एक और कोट प्रोवाइड करेंगे जिसे हम कहेंगे टेक कोट। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करो इनके। ओके, टिपिकल लेयर्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करें तो यहाँ ये जो टिपिकल लेयर्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट है ये हमारे कोर्स कंटेंट्स में नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर फिर भी ये जो स्लाइड्स हैं इसमें ऐड कर दी हैं। ये कोई भी अपनी तरफ से पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। ये डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, सरफेस कोर्स, बेस कोर्स, दी सब बेस कोर्स एंड दी सब ग्रेड मटीरियल है, उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है। सरफेस कोर्स के बारे में ये गिवन है, बाइंडर कोर्स के बारे में, बेस कोर्स के बारे में, सब बेस कोर्स के बारे में और सब ग्रेड के बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है। ये अगर अपनी तरफ से पढ़ना चाहें तो कोई भी तो पढ़ सकता है, लेकिन ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। टिपिकल लेयर्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट याद कर लें, या मैं एग्जाम में नहीं दूंगा। ये मैंने इसलिए दे दिया था कि जो कमीशन के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर कभी कभी आ जाता है। ठीक है, ये ग्रेनुलर मटेरियल, सब ग्रेड मटेरियल की को दिखा रहा है एक्चुअली। रिजिड पेमेंट के टाइप्स की बात करें तो रिजिड पेमेंट के 4 मेजर टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट पेमेंट, जेपीसीपी। दूसरा होता है जॉइंटेड रिइंफोर्स कंक्रीट पेमेंट। तीसरा होता है कंटिन्यूस रिइंफोर्स कंक्रीट पेमेंट और फोर्थ होता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट पेमेंट। जो फर्स्ट होता है जॉइंटेड प्लेन रिइंफोर्स कंक्रीट में पेमेंट, उसमें क्या क्या होता है कि रिजिड पेमेंट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंक्रीट स्लेब देते हैं, लेकिन उसमें वो प्लेन कंक्रीट का कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें कोई भी रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते। एक तो प्लेन कंक्रीट का प्रोवाइड करते हैं, दूसरा उसमें एक्सपांशन जॉइंट्स देते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट पेमेंट। द टाइप ऑफ rigid payment which is constructed of cement concrete material and joints are provided in that particular payment, that is called as jointed plain concrete payment। ठीक है, उसके बाद है जॉइंटेड रिइंफोर्स कंक्रीट पेमेंट। इसमें सिर्फ फर्क ये है कि जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट पेमेंट वो प्लेन कंक्रीट का कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और जो ये जॉइंटेड रिइंफोर्स कंक्रीट पेमेंट है उसमें रिइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं, ये फर्क है सिर्फ और सिर्फ। constructed of reinforced concrete material and embedded or joints are provided on that particular payment। उसके बाद है कंटिन्यूस रीइंफोर्स कंक्रीट पेमेंट। कंटिन्यूस रीइंफोर्स कंक्रीट पेमेंट में क्या होता है कि एक रिजिड पेमेंट बनाते हैं जिसमें हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसमें कोई भी एक्सपांशन जॉइंट्स नहीं देते। कंटिन्यूसली रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, कोई भी एक्सपांशन जॉइंट्स नहीं देते, इसलिए इसको कहा जाता है कंटिन्यूस रीइंफोर्स कंक्रीट पेमेंट। डिफरेंस बिटवीन jointed reinforced concrete payment and continuous reinforced concrete payment is that joint reinforced concrete payment में JRCP में हम एक्सपेंशन जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कंटिन्यूस reinforced concrete payment में एक्सपेंशन जॉइंट्स नहीं प्रोवाइड करते। नाम से यहाँ पर देखें क्लियर है। उसके बाद है प्री स्ट्रेस कंक्रीट पेमेंट। प्री स्ट्रेस कंक्रीट पेमेंट इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट मटेरियल। हम रिजिड पेमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट मटेरियल होता है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स होते हैं, वो हम यहाँ पर प्लेस करते हैं। उस टाइप ऑफ पेमेंट को कहा जाता है, रिजिड पेमेंट को कहा जाता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट पेमेंट, रिजिड पेमेंट। ठीक है, ये 4 टाइप ऑफ रिजिड पेमेंट है। यहाँ पर इनके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट पेमेंट क्या है, रिइंफोर्स कंक्रीट पेमेंट क्या है, और कंटिन्यूस रिइंफोर्स कंक्रीट पेमेंट क्या है। यहाँ पर सेम बात लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है, थोड़ा बहुत डॉवेल पार्ट्स वगैरह इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, या दिस इज द स्केच ऑफ जॉइंटेड प्लेन कंक्रीट पेमेंट। देखिए प्लेन कंक्रीट मटेरियल का कंस्ट्रक्ट किया गया है,
लेकिन देयर आर नो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड। और लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट्स एंड जो ट्रांसफर जॉइंट्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। दिस इज जॉइंटेड सीमेंट कंक्रीट पेमेंट ऑलरेडी शो किया था मैंने। दिस इज द जॉइंटेड रीइंफोर्स कंक्रीट पेमेंट। यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार्स प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पर देखते हैं रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड की गई है। ये दिस इज द रीइंफोर्समेंट, जॉइंटेड रीइंफोर्स कंक्रीट पेमेंट। इसमें जो जॉइंट्स प्रोवाइड किए किए जाते हैं रिजिड पेमेंट, वो दो टाइप्स ऑफ जॉइंट होते हैं। एक लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट होता है और दूसरा ट्रांसवर्स जॉइंट होता है। लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट इज द type of joint which is provided along the length of a road, along the direction of movement of a road। ये जो जॉइंट है हॉरिजॉन्टल जॉइंट है, इसको हम कहते हैं longitudinal joint। And transverse joint is are the types of joints which are provided perpendicular to the direction of flow of traffic। ये फ्लो ऑफ ट्रैफिक कैसे होता है, इस तरीके से, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है इस तरीके से, और ट्रांसफर जॉइंट्स हम इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एज द ट्रांसवर्स जॉइंट्स। ट्रांसफर जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द ट्रैफिक। सो इसमें दो टाइप ऑफ जॉइंट होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट, दूसरा ट्रांसफर जॉइंट्स। अच्छा, रोड कंस्ट्रक्शन मेथड की बात करें तो रोड कंस्ट्रक्शन मेथड, चलें ये मैं एक और लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ रोड कंस्ट्रक्शन मेथड के बारे में। दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन